हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है। इससे पहले के जो लेक्चर है ना, उनमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कवर की थी। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है ना, उनकी वीडियो सेपरेट बनाई है ताकि हम उसको डिटेल वे में समझ सकें। चलो शुरू करते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या मतलब होता है पावर हाउस ऑफ द सेल? मतलब कि जो एटीपी फॉर्म करे, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसका काम पावर हाउस मतलब कि एनर्जी को फॉर्म करना है। और एटीपी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। मतलब एनर्जी करेंसी, हमारी करेंसी बन कहाँ रही है एनर्जी की? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। ठीक है, किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया अगर एक है तो हम उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो हम माइटोकॉन्ड्रिया उसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब प्लूरल अगर में बोलना है तो हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर हमें बोलना है तो माइटोकॉन्ड्रियोर बोलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता, इसलिए हम उसको ना स्टेन करते हैं, है ना। एक डाई होती है जिस जो है जेनस ग्रीन बी, इससे हम स्टेन करते हैं। उसके बाद हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है। अच्छा देखो, फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डिपेंड करेगा कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है। अगर सेल बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें ज़्यादा होंगे। सेल जो है वो कम फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है इतनी, तो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे कि लेट्स एन एग्जांपल, जो फ्लाइट मसल्स होती है ना, किसकी फ्लाइट मसल्स? बर्ड्स की। अब हमें तो होंगी नहीं फ्लाइट मसल्स। बर्ड्स में जो फ्लाइट मसल्स होती है ना, उसकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है, नंबर, वो क्या होता है? वो ज़्यादा होता है नंबर। ठीक है, अगर ऐसे ही जिसकी एक्टिविटी कम है तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी शेप और साइज भी वेराई करती है ना, वेरी करती है। मतलब बहुत सारी शेप और साइज होती हैं इसकी। टिपिकली ये सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप की होती है। सिलेंड्रिकल जैसे कि इस तरह से सिलेंडर होता है। ठीक है। अच्छा, अगर इसका डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है? इसका डायमीटर होता है इसका 0.2 से 1 म्यू एम डायमीटर होता है। और अगर लेंथ की बात करें ना तो इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 1 से लेके 4.1 म्यू एम। ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो ऑर्गेनल है, जो हमने अभी सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल बनाया था, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मतलब एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ऐसे समझो एक नगर है, उसकी दो बाउंड्री हो गई। ठीक है। अच्छा, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया को दो ल्यूमन में डिवाइड करते हैं, दो एक्वस कंपार्टमेंट में, है ना। अब एक्वस कंपार्टमेंट कैसे? देखो समझो इस चीज़ को। लेट सपोज ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली, है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो देख रहे हो ना, ये वाली, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अच्छा, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है ना, ये तो हो गया इसका क्या? आउटर कंपार्टमेंट। क्या हो गया? आउटर कंपार्टमेंट। यहाँ लिख लेते हैं, क्या हो गया ये वाला? आउटर कंपार्टमेंट। और इसी आउटर कंपार्टमेंट को, अभी दो मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देते हैं। मतलब आउटर कंपार्टमेंट और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर की साइड भी स्पेस होता है। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं इसको? इसको हम बोल देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अभी मैट्रिक्स क्या है? देखो समझो इस चीज़ को। देखो, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। ये एक होमोजेनस सब्सटेंस है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजेनस सब्सटेंस के अंदर है। जो इनर कंपार्टमेंट है ना, उसके अंदर है।
जो इनर कंपार्टमेंट है ना उसके अंदर क्या है, होमोजेनियस सब्सटेंस, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनल, वो ऑर्गेनल की बाउंड्री होती है एक तरह से, मतलब इसके बाहर ऑर्गेनल नहीं होता, ये एक लास्ट लिमिटिंग बाउंड्री होती है। ठीक है। जैसे हम बात करें इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप की जो आउटर हमने बाउंड्री है ना, वो जो बाउंड्री है वो एक लिमिटिंग बाउंड्री हो गई, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री हो गई। ठीक है, मैप पे मत जाना। ठीक है। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो, उसमें नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होते हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये क्या बवाल आ गया नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, देखो समझो इसको यहाँ पे। देखो, ये इनर मेम्ब्रेन जो है ना, ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसमें इस तरह से ये जो इनफोल्ड देख रहे हो ना, ये इस तरह से इनफोल्ड होते हैं इसमें। जैसे कि बैक्टीरिया में मीजोसोम्स होते हैं ना, आपने अगर पढ़ा प्रोकैरियोट में, हमने पढ़ा था कि इस तरह से मीजोसोम्स होते हैं, वो तो एक या दो होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होती हैं, मोर नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स होते हैं, देखो इस तरह से, है ना। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ ना, कि ये तो आउटर मेम्ब्रेन एक सिंपल से स्ट्रक्चर बनाऊँ, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से इनफोल्डिंग्स है, और ये जो इनफोल्डिंग्स होती है ना इस इनर मेम्ब्रेन की, इन अनफोल्डिंग्स को बोलते हैं हम क्या, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टे। अच्छा, अब ये क्रिस्टे होते क्यों हैं, बनाए क्यों हैं, ये मैट्रिक्स के टूवर्ड्स होते हैं, क्यों बनाए क्रिस्टे। क्रिस्टे, कोई भी मेम्ब्रेन अगर फोल्ड है ना, तो वो क्या कर रही है, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी, जैसे इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो क्रिस्टे होते हैं ना, इनफोल्डिंग्स होती है इनर मेम्ब्रेन की, क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, है ना, सेल का, ताकि इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है। अच्छा, these two membrane have their own these two membrane have their own specific enzyme associated with mitochondrial फंक्शन, मतलब कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, इनके ऊपर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा ईटीएस के बारे में। ईटीएस क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स होते हैं, है ना, कौन से एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे साइटोक्रोम्स होते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, द माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ये ईकेस होता है ना, जहाँ पर फाइनली एनर्जी बनती है हमारी, तो क्या है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, यहाँ पर कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज का। उसके बाद बात करें, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसकी हमने बात कर ली थी, इनको पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देखो, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इस पर इस तरह से एक पिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरह से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। कहाँ प्रेजेंट होती है ये प्रेजेंट होती है जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। किस में हेल्प करता है ये हेल्प करता है एटीपी फॉर्मेशन में। इसलिए यहाँ पर एटीपी बन पाता है, क्योंकि ये ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है ना बेटा, उसमें उसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, डीएनए और राइबोसोम, देखो इसको मैं रब कर रही हूँ ताकि हमें लिखने के लिए एरिया मिल जाए। ठीक है। अब डीएनए और राइबोसोम्स, इसमें खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम जो इसमें प्रेजेंट होता है ना, वो होता है 70s राइबोसोम। मतलब एक तरह से ये क्या करता है, ये अपने लिए भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। मतलब कुछ प्रोटीन के लिए तो ये डिपेंड करता है न्यूक्लियर डीएनए जो होता है, और कुछ प्रोटीन ये खुद के
अपने अपना जो डीएनए होता है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, उससे सिंथेसाइज करता है, मतलब एक तरह से ये सेमी डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, किस पर? सेल पर। इसके बाद बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो फिजन के थ्रू डिवाइड होता है, मतलब फिजन के थ्रू कब डिवाइड होगा? जब एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होती है ना, तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो भी एक से दो में डिवाइड हो जाता है, और एक एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में चला जाता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया दूसरे सेल में चला जाता है। किससे डिवाइड होता है? फिजन से डिवाइड होता है। क्यों हो पाता है? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, ठीक है। देखो, एक तरह से ये ऐसे सोचो, एक तरह से ऐसे सोचो कि कोई प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, ठीक है। अब वो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आके यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहने लग गया, ठीक है, और वहाँ की लाइफ में अडेप्ट हो गया, ठीक है, और क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। उसने एक सर्टेन फंक्शन अपना असाइन कर लिया सेल के अंदर, और क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। मतलब कि इसको ये आया और आके रहने लगा किसमें? दूसरे सेल में। इसलिए जो ये थ्योरी है ना, इस थ्योरी को बोलते हैं एंडोसिम्बायोट थ्योरी। अब ये क्यों है? क्योंकि देखो, इसके पास खुद का डीएनए है, प्रोटीन है, डीएनए है, राइबोसोम है, इसलिए, और ये जो राइबोसोम है ये भी 70s है, इसलिए इसको हम मानते हैं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था जो आके सेल के अंदर साथ साथ रहने लग गया है ना, और अपना फंक्शन परफॉर्म करने लग गया। सेल पे भी हाफ डिपेंडेंट है और सेल भी इस पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, तो दोनों मिलकर रहने लग गए। इस तरह से ओरिजिन मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। चलो, आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट को। थैंक यू।